ये केमिस्ट्री का पार्ट 3 है और हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने द्रव्य और उसके गुणों को देखा था। जो भी पदार्थ के गुण होते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण किया था भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस और रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक, मिश्रण। इनको लोगों को भी हम लोगों ने सही समझा था। फिर मिश्रण के जो भी अलग रूप हैं, जैसे विलयन, कोलायड, निलंबन, ये सब भी हम लोगों ने देख लिया था अब तक। और हम लोग अब इसके आगे का चालू करते हैं। मिश्रण को अलग करने का विधि भी हम लोगों ने देख ही लिया था। तो आगे अब हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे। वो जो चैप्टर था वो बेसिक था। हम लोग बेसिक समझते हैं कि तत्व होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं। अब चैप्टर में आते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है परमाणु संरचना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम में आते हैं। परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने देखा था कि जो तत्व होता है, जैसे जो यौगिक और मिश्रण होता है वो तत्व से मिलकर बनता है, और जो तत्व होता है वो एटम से मिलकर बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एटम किस चीज़ से मिलकर बनता है, इसमें यही देखेंगे। पहले इसका एक बेसिक सा ले लेते हैं रफ, और उसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। तो देखिए परमाणु, देखिए मान लीजिए कि एटम हो गया। तो क्या होता है कि एटम होता है और एटम के अंदर एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो जो एटम होता है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चलते होता है। अभी इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे एक एक को डिटेल में, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। तो जो नाभिक होता है, वो जो परमाणु होता है वो 3 चीज़ से बना रहता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से। और जो न्यूट्रॉन होता है ये भी बना रहता है न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉन भी बना रहता है, इलेक्ट्रॉन भी बना रहता है। तो इसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो जो मध्य में होता है ये दोनों होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। कहीं एटम का है। तो चलिए देखते हैं एटम के संरचना को पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कि इसका जनक कौन है, किसने बताया था कि एटम होते हैं, जो भी तत्व है वो सभी एटम से बने हैं। तो इसके जनक है डाल्टन। डाल्टन से पहले भी मतलब पता था, भारत में ही जैसे ऋषि कणाद हैं, ऋषि कणाद जिसको बोला जाता है, इनका नाम ही है कणाद, मतलब कण को इटो करने वाले। इन्होंने भी कहा था कि जो भी मतलब ब्रह्मांड बना वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, लेकिन इन्होंने थ्योरी नहीं दिया था तो लोग फिर भूल गए। और जनक ने, ये जो डाल्टन थे, इन्होंने अच्छे से उसको थ्योरी दिया था। इसके बाद डेमोक्रिटस भी बताए थे, ग्रीक के साइंटिस्ट। मतलब पुराने ज़माने में लोगों को पता था, पर वो लोग ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाए थे। जैसे पहले क्या होता था कि जब भारत में बहुत सारा जन गए थे, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण पता था भारत में, ब्रह्मगुप्त ने दिया हुआ था कि पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन ये लोग ज़्यादातर थ्योरी पर ध्यान नहीं देते थे, और जो ज्ञान होता था बस इन्हीं लोग में सीमित रहता था, ज़्यादा लोग ज्ञान नहीं अर्जित कर पाते थे। लेकिन जब यहाँ पे हुआ, अंग्रेज़ों के साथ जो भी थे, यूरोपीय जो थे, वो लोग जो भी पढ़ते थे उसको पेपर उसका पब्लिश करवाते थे, फिर दूसरा लोग पढ़ते थे, फिर उसके आगे उसमें होता था। तो इसीलिए इन्हीं लोग का नाम आ गया है, और वो छुप गया। ये सब बाद में पता चला कि ऋषि कणाद ने भी लिखा हुआ था, इसलिए इनको जनक नहीं बोला जाता था। तो देखिए डाल्टन ने क्या कहा था, जो थ्योरी दिया था उसमें कहा था कि जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मतलब तत्व होते हैं, वो एटम से बने रहते हैं। और जो सभी मतलब जो भी जैसे जितने भी पदार्थ हैं, आप जो भी देखिएगा, पेन, बोर्ड, जो भी है, सब कुछ मतलब एटम से ही बनाना है। और जो एटम है वो सभी का सभी एटम यही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बना है। कोई भी चीज़, इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, सब इसी से बना हुआ है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को अगर तोड़े, छोटा से छोटा करते जाए, छोटा से छोटा करते जाए, तो हमको लास्ट में यही एटम मिलेगा। और एटम को तोड़े तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब में रहेगा। तो देखिए जो एटम का जो होता है डायमीटर, वो होता है 10⁻⁻10, इसको एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। तो ये इतना छोटा होता है, इसीलिए ये हम लोग देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। सब कुछ इसी से बना हुआ है।
और इन्होंने कहा था कि जो एटम होते हैं उसको तोड़ नहीं सकते, वही सबसे छोटा पार्ट है। ये डाल्टन उस समय उनको इतना ही पता था, उनको नहीं पता था कि एटम से भी तोड़ के उसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी पता लगा पाएंगे लोग, तो इन्होंने इतना ही दिया था बस। अब देखिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एटम, देखिए परमाणु जो हो गया वो एटम किसे को कहते हैं। एटम ये हो गया सबसे जो छोटा पार्ट है, और जो अणु जो होते हैं, जैसे एक हो गया, एक दो कुछ शब्दावलियाँ समझ लेते हैं जिसका हम लोग आगे हमें लेक्चर में हमेशा यूज आता रहेगा। सबसे पहले है परमाणु, परमाणु यानी एटम। तो एटम ये हो गया जो सबसे छोटा पार्ट है, जिससे पदार्थ बना हुआ है। पदार्थ का मतलब सबसे छोटा पदार्थ ये हो गया। और यहीं फिर मिल के जैसे एक हो गया हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं। स्वतंत्र रूप से रहने के लिए मैंने कल बताया था कि इनके जो अंतिम वाले में होता है वो 8 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। अभी देखेंगे, आज वैलेंसी पढ़ेंगे, वहाँ पे ये समझेंगे कैसे क्या होता है इसमें। एटम का ही देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे कैसे भरा रहता है, इसमें कक्षा बना हुआ होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिसमें बोर-बोरी मॉडल, बोर-बोरी ने बताया था, बोर नहीं बताया था, नील्स बोर ने, कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसी पे देखेंगे। तो ये जो होता है परमाणु वो एकदम सिंगल एटम होता है, और इसको होता है और जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये जो होता है वो अलग से भी मिल सकता है, मतलब इसमें 2 या अधिक परमाणु मिलके और उसको स्टेबल कर देते हैं, और ये स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बस ये अलग से होता है। जैसे H2O है, इसमें O अलग नहीं रह सकता, H अलग नहीं रह सकता, लेकिन अगर H2O साथ में आ जाएगा तो वो फिर एक स्वतंत्र रहता है। तो इसमें हम लोग रख सकते हैं जैसे H2 गैस, N2 गैस, O2 गैस। इसलिए देखिएगा जहाँ लिखा रहता है O2 ही लिखा रहता है, केवल ऑक्सीजन नहीं लिखा रहता है, क्योंकि केवल ऑक्सीजन अकेले स्वतंत्र नहीं रह सकता है। उसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं आयन। आयन हम लोगों ने उस दिन भी देखा था, यहाँ समझ लेते हैं। आयन यही वाला है, जैसे सोडियम का हमने बताया था कि सोडियम का होता है 2, 8 और 1। सोडियम तक रहेगा नहीं, तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी को दे देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na+। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आ जाएगा माइनस का साइन, Na-। तो ये जो प्लस वाला साइन है जिस पे रहेगा या माइनस वाला रहेगा, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग आयन बोलते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। ये जो होते हैं वो अभिक्रिया भाग नहीं लेते हैं, ये सब अभिक्रिया भाग लेते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं। फिर एक और देख लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिएगा। ये जो है परमाणु द्रव्यमान, और एक होता है परमाणु भार। हमने देखा था कि जो एटम है उसके मध्य में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी चक्कर लगा रहा है। दो, फिर इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसकी चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ होता है, एक होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक एटम में ही होता है। तो उस एटम में जितना प्रोटॉन होगा वो होगा उसका परमाणु द्रव्यमान, बल्कि परमाणु भार नहीं है, परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक, जितने प्रोटॉन होंगे इसमें वो होंगे परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन का जो भी मान होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और जो भार होगा या द्रव्यमान को ही भार कहते हैं, तो N+P, जो भी नाभिक में जितने होंगे वो हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा N+P। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा द्रव्यमान, और केवल प्रोटॉन हो जाएगा ये। इसको हम लोग एक AMU में नापते हैं। AMU का मान होता है 1.06 × 5⁻⁻²⁻²। ये जरूरी नहीं है। कार्बन 12 का जो एटम होता है उसके बराबर भाग को लेके फिर उसमें से हम लोग ये द्रव्यमान निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे तक द्रव्यमान चलते रहता है। पढ़ने बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। जैसे हम देखिए बताते हैं आपको, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का होता है हम लोग पढ़ा है 8,
अगर 8 होता है तो अगर हम ऑक्सीजन को अगर करें तो ऑक्सीजन के मध्य में इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। परमाणु क्रमांक, एक परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से लिखते हैं और परमाणु क्रमांक को जेड से। जिसका परमाणु क्रमांक होगा यानी कि जेड जो होगा वो 8 होगा। अगर जेड 8 है, चलिए इसको साफ करके फिर से इसको थोड़ा फ्रेश बनाते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन जो है ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो 8वें नंबर पर आता है, या हाइड्रोजन है तो पहले नंबर पर आता है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर 8 अगर इसका परमाणु क्रमांक है यानी कि उसमें जो जेड है वो 8 है। अगर जेड 8 है यानी कि इसमें प्रोटॉन है 8। लेकिन अगर पूछे परमाणु भार इसका, परमाणु द्रव्यमान, तो हो जाएगा N+P। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन ही होते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 8 16। ये हमेशा जरूरी नहीं है, सभी के लिए नहीं होते। रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उसके वो 1/5 होते हैं, उसको भी देखेंगे अभी सही से। ये हो गया। जो परमाणु भार होता है वहीं जो कार्बन का जो होता है वो 12 होता है परमाणु भार। इसका जो बढ़ावा भाग होता है इसी से निकाला जाता है, तो ये भी सवाल आता है। और यही जो भाग होता है बढ़ावा भाग, यही 1 मोल है। हम लोगों ने कल देखा था कि मोल जो अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाड्रो नंबर मतलब हो गया 6.023 × 10⁻23। एक मोल का ही मान होता है, इसी को अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। तो जो ये हो गया द्रव्यमान जो है इसका, ये इसका मतलब यही हुआ कि जो किसी तत्व का जो परमाणु है उसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, हम लोग इसी पे मापते हैं। इसको एक AMU से भी मापते हैं। तो देखिए, चलिए परमाणु को थोड़ा देखते हैं। परमाणु कितना बड़ा होता है, क्या होता है उसके आकार होगा। ये हो गया परमाणु। परमाणु का मतलब हो गया एटम। एटम जो शब्द आया है वो आया है एटोमियस शब्द से। एटोमियस शब्द का ही मतलब होता है अविभाज्य कण। मतलब इसको जब आदमी देखा था, मतलब शुरू में यही समझा जाता था कि ये सबसे अंतिम कण है। ऋषि कणाद ने भी यही कहा था कि अब इसी को नहीं तोड़ा जा सकता है, सबसे छोटा कण है। पहले यही माना जाता था, लेकिन बाद में फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई। तो हमने बताया था परमाणु में ये इसका बाहरी भाग हो गया और इसका मध्य भाग हो गया। इसको मध्य भाग को बोलते हैं नाभिक, और ये पूरा भाग हो गया एटम। ये सारा जो भाग है वो एटम है। मध्य में नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है। तो जो इसका जो नाभिक है, इसको नाभिक को खोजा था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग देखेंगे। परमाणु मॉडल देखेंगे तो उसमें देखेंगे उन्होंने एक प्रकीर्णन प्रयोग किया था। सोने की पतली परत बनाकर उससे प्रयोग किया था। उससे उन्होंने पता चला कि नाभिक भी होता है। उन्होंने नाभिक की खोज किया और नाभिक को ही इंग्लिश में न्यूक्लियन कहते हैं। ये नाभिक हो गया। और जो ये नाभिक का आकार है वो आकार है 10⁻⁻15। हमने बताया था कि जो पूरा एटम है उसका आकार है 10⁻⁻10 मीटर। इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। तो ऐसे सवाल आते हैं। और 10⁻15 मीटर का मतलब होता है 1 फर्मी। अगर पूछे कि नाभिक का आकार कितना है तो 1 फर्मी है, और पूरे एटम का है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम। और जो कोई अगर इसको ऐसे रखते पूरा परमाणु का आकार, तो इसको हम लोग 0.7 एंगस्ट्रम से लेके और 2.5 एंगस्ट्रम तक मैक्सिमम कोई भी परमाणु का आकार हो सकता है। हाइड्रोजन का 0.2, हाइड्रोजन का सबसे छोटा है। अगर पूछे कि सबसे छोटा आकार किसी का है तो वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, एक इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। हाइड्रोजन का भी 3 रूप होता है, उसको देखेंगे। हाइड्रोजन में उसके ड्यूटेरियम ट्रिटियम होता है, तो उसमें न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जब ऐसे जो हाइड्रोजन पढ़ा जाता है उसमें नहीं होता है न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटा वही होता है हाइड्रोजन का आकार में। ये हो गया। हाइड्रोजन को कैनेडिस ने खोजा था। और जिसका भार होता है वो 2 से लेकर 260 AMU तक होता है। AMU में मापते हैं। अगर पूछे कि भार किसे मापते हैं, द्रव्यमान भार AMU में। और इसका अगर त्रिज्या मापते हैं वो एंगस्ट्रम में मापते हैं। 1 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये कहते हैं कि कितना ये छोटा है, जैसे 1 सेंटीमीटर, इतना भी नहीं होगा।
मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 के पावर माइनस 2 मीटर, और इसका मान है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इतना क्षेत्र से का भी 1 करोड़वां भाग है। तो समझिए कि कितना छोटा होता है एटम। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कि एटम, तो हम लोग देख लिया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। तो एक एक को देख लेते हैं थोड़ा सा। न्यूट्रॉन किसको कहते हैं, प्रोटॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन को किसी ने खोजा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये किस चीज़ से बना है। तो देखिए, इसको मिटा के फिर लिखते हैं, या यहीं पे लिख देते हैं। देखिए न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है इसका भार सबसे ज़्यादा होता है। एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पर देखिए हमने निगेटिव मार्क दिया, और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज। तो न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं, इसको खोजा गया था 1932 चैडविक द्वारा। ये सवाल आते हैं किसने खोजा था, चैडविक ने खोजा था, ये यूके के हैं। बेरिलियम धातु पे जो अल्फा कण उससे खोजा था। और इसका जो द्रव्यमान है, ये भी सवाल आते हैं। द्रव्यमान सबसे ज़्यादा इसी का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10 के पावर माइनस 27, और 693 भी होता है। और हम लोग इसको एम यू में लिखते 1.0086 MU, यही होता है हाइड्रोजन का भी द्रव्यमान। तो सबसे जो कम द्रव्यमान हाइड्रोजन का ही होता है, तो ये न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है। चलिए प्रोटॉन को देख लेते हैं। प्रोटॉन हम लोग यहाँ पर लेते हैं P। प्रोटॉन को जो खोज किया था वो गोल्डस्टीन ने खोज किया था। कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड का भी नाम आ जाएगा, लेकिन रदरफोर्ड नहीं है, आंसर गोल्डस्टीन ही होगा। लेकिन इसका जो नामकरण किया था उन्होंने रदरफोर्ड ने किया था। जैसे गोल्डस्टीन ने क्या बताया था कि जब नेगेटिव चार्ज बाहर है तो उसको संतुलित करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा अंदर। तो उन्होंने कहा था कि गोल्ड प्रोटॉन है अंदर, लेकिन रदरफोर्ड ने उसको सही से खोजा था अपना एक्सपेरिमेंट करके, तो वहीं पर हुआ था। इस पर हमने बताया कि आवेश जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहता है, और वो निगेटिव होता है। इसका आवेश पूछता है तो इसको 1.6 × 10⁻⁻19, ये होता है पॉजिटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश है। और इसका अगर द्रव्यमान पूछे, लेकिन पूछता नहीं, फिर भी लिख लीजिए 1.6725 × 10⁻27, तो ये इसका आवेश हो गया। इसको अगर पॉजिटिव है तो एनोड किरण भी कहते हैं, एनोड कैथोड भी हम लोग देखेंगे, ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रोटॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया, न्यूट्रॉन देख लिया, अब बचा इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा है, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन। इस पे है पॉजिटिव आवेश, इस पे 0 आवेश। इसका जो आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 1.67 × 10⁻27 kg में। और इसका आवेश तो है ही नहीं, 0 हो गया। और इसका भी ये है 1.6743 × 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन की बात करते इसको खोजा था थॉमसन ने, जे थॉमसन। इन्होंने ये सबसे पहले मॉडल दिया था, और इन्होंने ये बताया था, इनका भी मॉडल देखेंगे। इन्होंने बताया था तरबूज वाला मॉडल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटम जो वो तरबूज की तरह है, उसमें इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं, तो इन्होंने मॉडल दिया था। इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका भी मान उतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो सबसे कम द्रव्यमान इसी का होता है, 9.1 × 10⁻31। ये 27 है प्लस, मतलब प्लस नहीं, वो भी माइनस ही है, लेकिन इससे भी ये 1000 गुना, 1000 का 10,000 गुना ये इससे छोटा है। तो इसका हो गया द्रव्यमान। ये पॉजिटिव है,
इसको कैथोड किरण कहते हैं, और नेगेटिव वाले को एनोड किरण कहते थे, इसको एनोड किरण भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को। और जो इसका द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, वो हाइड्रोजन के बराबर होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के 1/1840। ऐसे सवाल आए हुए, इसीलिए हम इसको लिख दे रहे हैं, ये होता है। तो ये हो गया हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया हमने। अब देख लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। सब एटॉमिक पार्टिकल ये भी है, तो ये तीनों है जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, एक तो एटम हो गया यानी कि पूरा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये एटम हो गया। और इसके जो पार्टिकल है, इसके अंदर जो पार्टिकल है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इसका भी दो रूप होता है, एक होता है अस्थाई, अस्थाई में यही तीनों आते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और एक होते हैं अस्थाई। ये भी कण है लेकिन ये मतलब अस्थाई नहीं रहते हैं, ये इनका कोई फिक्स जगह नहीं है। जैसे हमने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका फिक्स नहीं है, और इनसे ये बना हुआ है। जैसे जो परमाणु है, ये एटम है, अगर आपको पूछे एटम किस चीज़ से बना हुआ है तो बना हुआ है क्वार्क से। और क्वार्क को खोजा था मूरे गेलेमान ने। ये सवाल आते हैं कि इन्होंने क्वार्क खोजा था, इनका नाम साफ लिखते हैं, गेलेमान, इन्होंने क्वार्क को खोजा था। और जो क्वार्क बना है वो स्ट्रिंग से बना हुआ है। स्ट्रिंग यानी धागा, ऐसे ऐसे धागे हैं। जब मतलब उसको और बड़ा करके देखा गया तो पाया गया कि ये स्ट्रिंग से बना हुआ है। इस पे आवेश नहीं होता, इस पे क्वार्क पे जो आवेश होता है वो -1/3 या -+2/3, तो ऐसे आवेश होते हैं। आंशिक आवेश है, अस्थाई नहीं है वो, अस्थाई नहीं। देखिए अस्थाई पे देख लेते हैं कुछ का नाम और उसके किसने खोजा था, इससे भी सवाल आते हैं। तो सबसे पहले होता है मेसोन, इसको खोजा था जापानी साइंटिस्ट डेकी यूकोबा ने इसको खोजा था, ये जापानी साइंटिस्ट है। तो एक हो गया मेसोन, और मेसोन के बाद दूसरा हो गया बोसोन। बोसोन देखिए नाम है चंद्रशेखर बोस के नाम पे, भारत के साइंटिस्ट। तो इसको खोजा था सत्येंद्र नाथ बोस ने, जो भारत के साइंटिस्ट है। इसी से वस्तु का भार पता चलता है। प्रोटॉन जो होता है इसी का बना हुआ था, अगर प्रोटॉन को अगर आप तोड़ोगे तो वो बोसोन ही होगा। तो प्रोटॉन जो बनता है वो बोसोन से बना हुआ है। इसको सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक ने खोजा था। इसके भी 6 प्रकार है, 6 जो 6 प्रकार है वही है हिग्स ने खोजा था इसका 6वां प्रकार, जो हम लोग सुनते हैं हिग्स बोसोन पार्टिकल और गॉड पार्टिकल, तो वही वाला है, उसे खोजा था। इसको भी देख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 हुआ तो हिग्स ने खोजा था, इसी से नाम पड़ गया हिग्स बोसोन पार्टिकल। और आगे तीसरा होता है पॉजिट्रॉन। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पूछेगा अगर इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण क्या है, उल्टा का है, एंटी पार्टिकल क्या है, तो वो ये होता है। और इसको खोजा था एंडरसन ने। बोसोन को खोजा था सत्येंद्र नाथ बोस, और पॉजिट्रॉन को खोजा था एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन का ही उल्टा पार्ट होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अगर मिल जाए तो वो चार्ज 0 हो जाता है और वो चीज़ नष्ट हो जाता है। तो इसी में एक थ्योरी भी है इसका, जैसे जब ब्रह्मांड बनने का जियोग्राफी का पार्ट है, उसमें थ्योरी है कि जब ब्रह्मांड जैसे बन रहा था, एक तरफ बन रहा था और एक तरफ उसका उल्टा प्रतिकर्ष सारे बन रहे थे, तो अगर दोनों मिल जाएंगे एक बार तो वो सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो वहीं इसका ये प्रतिकरण है। और बात करें तीसरा होता है न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन का हो गया पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का हो गया बोसोन, और इलेक्ट्रॉन का हो गया, और न्यूट्रॉन का हो गया न्यूट्रिनो 0 इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई इसका द्रव्यमान नहीं होता, बहुत मतलब द्रव्यमान कम होता है। आवेश तो है ही नहीं, आवेश तो वहाँ भी शून्य है। इसको पाउली ने खोजा था, इसी को पकड़ने का कोशिश किया जाता है। कई सारे इसके लिए बनाए गए हैं, जैसे लिगो वेधशाला है, ऐसे वेधशाला बनाए गए हैं दुनिया में। ये जो था वो, ये सब जो कण है वो शुरुआत से ही कण है, जब से दुनिया बनाए तब से ये कण पाए जा रहे हैं। ये वाले भी पाए जा रहे हैं, ये तो थोड़ा बाद में बने, ये तो सबसे पहले कण है, इसीलिए इन पर ज़्यादा जानकारी है। चलिए हम लोग ने कण देख लिया, सब एटॉमिक पार्टिकल देख लिया, एटम किस चीज़ से बना हुआ है। तो एटम का मॉडल देखते हैं कि कैसे काम कैसे करता है। जैसे हमने बता दिया आपको कि ये
मतलब ये एटम है और इसके अंदर ये हो गया नाभिक और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये किसने खोजा था, कैसे खोजा था, इस पर भी सवाल आते हैं, इसीलिए इसको देख लेते हैं और ये किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए समझते हैं इसको और 3-4 मॉडल देख लेंगे एटॉमिक मॉडल। ये सवाल आता है जिसमें थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर मॉडल है, मैक्सवेल ने भी अपना दिया था नियम, तो ये सब नियम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थॉमसन मॉडल। सबसे पहले इन्होंने ये अपना मॉडल दिया था, जे थॉमसन मॉडल। ये सब इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं, इससे सवाल आते हैं। मैंने बताया था कि तरबूज वाला इन्होंने दिया था, इन्होंने दिया था तरबूज सिद्धांत। इनके मॉडल को आते हैं तरबूज सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है, जो एटम है पूरा, वो एक गोल तरबूज की तरह है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जो काला काला तरबूज में जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन है और जो लाल भाग है वो प्रोटॉन है। मतलब उनका ये कहना था कि चारों तरफ प्रोटॉन फैला हुआ है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन मतलब इधर उधर दबा हुआ है। और इनको नोबेल भी मिल गया था इसी यही बताने के लिए 1906 में। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि ये जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसके अंदर आता है। तो मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को उन्होंने अलग कर दिया था, ये बता दिया था और इसके लिए नोबेल मिल गया था। लेकिन ये वाला तो पूरा सही है नहीं, गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसी को आगे रदरफोर्ड ने सिद्ध किया, रदरफोर्ड मॉडल। इनके मॉडल को बोलते हैं अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। ये मॉडल थोड़ा समझने लायक है। तो इन्होंने क्या किया था कि सोने का पतली परत बना दिया था, सोने की पतली परत बना दी थी। जब हम लोग वो देखेंगे धातु के बारे में तो पढ़ेंगे, जो सोना होता है सबसे पतला उसी को करते हैं। ये हमने बताया था अगाधवर्धे होता है धातु, उसको पीट के उसको फैलाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा सोने को ही फैला सकते हैं हम लोग। तो तन्ने पे सोना ही होता है, इसको सबसे ज़्यादा, अगर 1 ग्राम भी सोना होगा तो उसको 2 किलोमीटर का उसका तार बना सकते हैं। तो सोने का ही लिया, बहुत पतला परत लिया और इसमें से अल्फा कण मिला रेडियम का। ये अल्फा बीटा कण क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के कण होते हैं। अल्फा कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मतलब होता है इसमें, और जो बीटा कण होता है उसमें हीलियम होता है 2 और 4, और गामा कण में कोई नहीं होता। ये मतलब सबसे कण होते हैं जो ये जब तीनों कण आते हैं वो जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, तो उसमें से ये हमेशा पदार्थ निकलते रहते हैं और इसी के चलते उसमें एनर्जी रहती है जो आज बिजली बनाई जाती है। तो इसी का जो अल्फा कण लिया, इलेक्ट्रॉन का जो सामान लिया वो इसको इस परत से इस पर टकराया, इस पर टकरा कर इससे पार कराया। इन्होंने ये वाला प्रकीर्णन किया था। तो इन्होंने देखा कि जो ज़्यादातर जो अल्फा कण है वो सीधा पार कर गया, वो बिना रुके ही सब मतलब ज़्यादातर पार कर गया। तो इन्होंने बताया कि भाई देखिए, जब ये सारा पार गया इन्होंने बोल दिया कि जो परमाणु है वो खोखला होता है। तो इनका एक ये था, यही सवाल आते हैं प्रकीर्णन से क्या क्या पता चला। तो पता चला कि परमाणु खोखला होता है। और उन्होंने देखा कि कुछ जो कण है वो टकरा के थोड़ा सा घूम गई, थोड़ा सा नीचे चला गया। तो उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है यानी निगेटिव है। तो इन्होंने जब देखा कि भाई कुछ घूम गया तो उन्होंने कहा कि यानी विचलित हो रहा है तो अंदर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव कुछ होगा। तो इन्होंने बताया कि प्रोटॉन होता है, एक एटम में प्रोटॉन होता है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो विचलित हो गया। और फिर उन्होंने तीसरा जो नियम दिया वो था कि एक इसमें से 20,000 में से एक कण टकरा कर वो सीधा वापस आ गया। उन्होंने बताया कि नाभिक में कुछ कठोर जैसा है। उन्होंने न्यूट्रॉन नहीं बताया था, बस बताया कि नाभिक में कुछ कठोर है। तो 20,000 कण वापस आ जा रहा है, यानी कि अगर टकरा के आ रहा है तो वहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें आवेश नहीं है, तो एक बिना आवेश का कण है। तो हमने बताया था कि न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया था। और इन्होंने ये भी बता दिया कि जो ये बीच वाला भाग है जहाँ से ये टकरा के वापस आ रहा था या जहाँ से टकरा के विचलित होता था, इन्होंने बोला कि सारा जो द्रव्यमान होता है ये बीच वाला ही भाग में होता है। तो हमने देखा ही था द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहीं ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब बहुत कम है, उससे भी 10,000 गुना कम है। तो इन्होंने ये बता दिया था। और इन्होंने कहा दिया था कि बीच में कोई भाग है जहाँ पे सारा द्रव्यमान है और जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ से चक्कर लगा रहेगी।
इन्होंने ये मतलब इतना तो फिक्स कर दिया था। तो फिर आए मैक्सवेल, ये इन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये घूम कैसा रहा है। इन्होंने बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाता है वो विद्युत आकर्षण बल से चक्कर लगाता है। विद्युत आकर्षण बल जिक्र फिजिक्स का पार्ट है, ये जितना जरूरी नहीं है, बस ये बता दिया कि विद्युत आकर्षण बल के से चक्कर लगाता है। तो फिर तीसरे साइंटिस्ट आए, ये इनका मॉडल नहीं है, इन्होंने बस ऐसे ही बता दिया। मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसका चक्कर लगा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि अपना एनर्जी खो देगा और वापस इसमें गिर जाएगा। तो फिर तो ये एटम अस्थाई नहीं रहेगा, और एटम अस्थाई नहीं रहेगा तो तत्व कैसे बनेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गया था, उन्होंने यही बताया। तो अंत में आए नील्स बोर, अपने ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन के समय के ये भी थे। तो इन्होंने कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाता है लेकिन वो गिरेगा नहीं, मतलब रदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा कि चक्कर लगाता है लेकिन गिरता नहीं है, इसलिए नहीं गिरता है कि उसका एक निश्चित कक्षा है, वो हर जगह चक्कर नहीं लगाता है, इसका एक कक्षा है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसे अपना कक्षा बदलते रहता है। ये देखिए सब इसका हो गया। उन्होंने बताया कि देखिए इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में मतलब घूमता रहता है, इसको विविक्त कक्षा कहते हैं, और इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। उसको उन्होंने कक्षा का नाम दिया था KLMN, और यहीं पर उन्होंने दिया था 2n², कि एक जो होता है उसमें इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है एक कक्षा में। एक कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन जैसे K है, तो K को हम लोग अगर n को 1 मानते हैं, K को 1 2 3 4, अगर K को 1 मानते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, अगर K को 2 मानते हैं तो ये हो जाएगा 8। इन्होंने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n² मतलब कक्षा में करता है, और उस कक्षा में मैक्सिमम 2n² आ सकते हैं, यानी कि इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 8, इसमें 8 18 ऐसे करके 2 8 18। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा 18, और 4 लेते हैं तो 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा 32। तो 32 ऐसे मतलब इन्होंने बताया कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उन्होंने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता, ये अपना कक्षा बदलते रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो कक्षा बदलते रहता है, तो उन्होंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन ये ऊपरी कक्षा में जब जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कक्षा में जाएगा तो ये बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, और जब ऊपर वाला कक्षा इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जाएगा तो अपना ऊर्जा मतलब ऊर्जा अपना कम करेगा। तो यही उनका था। तो इसके कारण वो स्टेबल रहता है, जब नीचे जाएगा तो ऊर्जा अपना कम कर लेगा, और ऊपर जाए तो बाहर से ऊर्जा ले लेगा, और जो ऊर्जा कम किया वो बाहर वाले ने ले लिया। तो इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन हमेशा स्थिर रहता है। और उन्होंने यही 2n² दिया था कि अधिकतम इतने हो सकते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि बाहरी कक्षा वो जो लास्ट जो कक्षा उसमें अधिकतम 8 रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने ये पूरा मतलब प्रूफ कर दिया था। तो ये इतने सारे मॉडल हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने प्रूफ कर दिया था। इसके बाद देख लेते हैं नाभिक हम लोग ने देख ही लिया, परमाणु संख्या हम लोग ने देख लिया। परमाणु संख्या यानी कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो बीच में है, तो जो भी प्रोटॉन की संख्या होगी उस एटम में वो हो जाएगा उसका परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या को हम लोग Z से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या, एटम में मौजूद जो भी प्रोटॉन होते हैं उनको हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं, और इसको हम लोग Z से दर्शाते हैं। तो लिखेगा कि Z से किसको दर्शाते हैं, तो परमाणु संख्या को दर्शाते हैं। प्रोटॉन की संख्या होती है, और अगर कोई उदासीन मतलब है तो उसके में इलेक्ट्रॉन का भी होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पर से अगर आवेश हटा दें तो ये इलेक्ट्रॉन को मत लिखिएगा, कहीं पूछे कि इलेक्ट्रॉन मतलब होता है कि नहीं परमाणु संख्या के बराबर, तो नहीं होता है। अगर कोई परमाणु उदासीन है या आयनित परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आयनित का मतलब क्या होता है, उस परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो ये आयनित हो गया। लेकिन अगर कोई परमाणु आयनित नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं हम लोग, और इसी से प्रोटॉन से जो तत्व का रासायनिक गुण होता है, हमने बताया था रासायनिक गुण का जो निर्धारण होता है तो वो इसी से होता है कि कौन तत्व कितना क्रियाशील है क्या है, तो ये होता है। और दूसरा हमने बताया था आपको द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या इसको हम लोग A से दर्शाते हैं, ए एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक मास जो होता है तो वही हो गया, मास नंबर ही बोलते हैं। और इसको हम लोगों ने बताया था कि जो भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो भी नाभिक में जितना भी होता है ये बराबर, तो यही है। इसको साथ में न्यूक्लियन भी बोलते हैं, तो ये बराबर होता है न्यूक्लियन। द्रव्यमान संख्या को हम लोग परमाणु भार भी बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा, हम लोगों ने देख लिया परमाणु संरचना। और इसके साथ ही वीडियो को अब ख़त्म करते हैं, कल इसमें और आगे देखेंगे। अभी और इसमें पढ़ना है परमाणु संरचना में हम लोग इसमें समस्थानिक, संभारिक ये सब देख लेंगे। फिर कक्षा देख लेंगे, कक्षा कैसे बनता है, संयोजकता भी देख लेंगे। और जब संयोजकता कर लेंगे तो हम लोग फिर रासायनिक बंधन करेंगे, और रासायनिक बंध में जो भी विद्युत संयोग बंध सब बंध देखेंगे। तो कल भी हम लोग यही करेंगे। तो आज वीडियो को बस इतना ही रहते हैं।